नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आगरा चंबल इटावा सफारी टूरिस्ट सर्किट शुरू। आगरा आने वाले टूरिस्ट भी देखेंगे शेर और तेंदुए, मन को भाएंगे काले हिरन। यूपी के मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक 70 साल में होंगे रिटायर। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग क्लस्टर बनाने की चल रही है तैयारी। अयोध्या को मिलेगी जाम से मुक्ति। 3 ORB के लिए 63.3 करोड़ जारी, 2 होंगे 4 लेन। बिना वार्निंग हार्ट अटैक पर BHU में स्टडी, जानिए क्या है वजह। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इको टूरिस्ट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत इटावा से 100 किलोमीटर दूर स्थित लायन सफारी में टाइगर सफारी भी खोली जाएगी। इटावा लायन सफारी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वन्य जीवों से मेल रखने वाला माहौल यहाँ की विशेषता है। खुले में घूमते शेर, तेंदुए और काले हिरणों का झुंड जंगल सा माहौल देते हैं। यही कारण है कि यहाँ जो भी आता है तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में विदेशी पर्यटक या फिर देश के दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक यहाँ आने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश एक बार फिर तेज हो गई है, जिससे न सिर्फ पर्यटक बढ़ेंगे बल्कि गवर्नमेंट को राजस्व में भी बढ़ावा मिलेगा। बीते दिनों 3 नए इको टूरिज्म सर्किट की शुरुआत हुई। इसमें से एक सर्किट आगरा चंबल लायन सफारी इटावा है, दूसरा गोरखपुर सोहंगी बरवा और तीसरा लखनऊ में चंद्रप्रभा इको टूरिज्म। आगरा चंबल लायन सफारी इको टूरिज्म सर्किट में 2 रूट तय किए गए हैं। पहला रूट आगरा चंबल लायन सफारी है और दूसरा रूट नेचर वॉक, सोर सरोवर पक्षी विहार, कीठम भालू संरक्षण केंद्र, चुरमुरा हाथी संरक्षण केंद्र को चुना गया है। अब क्या है इको टूरिज्म, ये जान लीजिए। इको टूरिज्म सोसाइटी ने जो इसकी परिभाषा दी है वो ये है: जिम्मेदारी की भावना से प्राकृतिक स्थानों की यात्रा जिसमें पर्यावरण का संरक्षण हो, साथ ही स्थानीय लोगों का आर्थिक कल्याण होता हो, उसे इको टूरिज्म कहा जाता है। इसके तहत पर्यटन में सम्मिलित लोग पर्यावरण की संवेदनशीलता के प्रति जागरूक होते हैं। आसान भाषा में समझें तो कोई संवेदनशील प्राकृतिक सुंदरता या अनोखापन वाली जगह जिसकी जड़ प्राकृतिक इकोसिस्टम पर मनुष्य के कामकाज पर बहुत प्रभाव न डालता हो। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर्यटक पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए घूमने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया से आगरा में पर्यटक सिर्फ ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल के साथ आगरा किला भी देख लेते हैं। आगरा में रात्रि प्रवास करने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम है, जिसे देखते हुए आगरा चंबल इटावा में नेचर कैंप, ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फोटो सफारी, फॉसिल सफारी व स्काई गेंजिंग कराई जाएगी। साथ ही नाइट स्टे के लिए होटलों व टूर पैकेज में इन इको टूरिज्म सर्किट को भी शामिल किया जाएगा। आगरा चंबल लायन सफारी की वेबसाइट बनाई जा रही है, जिसका इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा। होटलों और टूर वेबसाइट पर भी इसका प्रचार किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 साल करने पर सहमति बनी है। अब कॉलेजों में पहले से कार्यरत चिकित्सा शिक्षक 70 साल की आयु तक पुनः नियुक्त पर तैनात हो सकेंगे, यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। पुनः नियुक्त की शर्तों के अनुसार मेडिकल शिक्षक के अंतिम वेतन में से पेंशन घटाते हुए मानदेय दिया जाएगा। अब हर कॉलेज में कम से कम 51 शिक्षक होने पर ही नेशनल मेडिकल काउंसिल उसे मान्यता देगी। वहीं स्टेट में पहले से ही चल रहे मेडिकल कॉलेजों में करीब 10% पोस्ट खाली हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। यहाँ पर लागू होगी व्यवस्था में ये व्यवस्था राजकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेजों, लखनऊ के KGMU और लोहिया आयु विज्ञान संस्थान, सफई के यूपी आयु विज्ञान विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों पर लागू होगी। राजकीय स्वासी मेडिकल कॉलेजों में जैसे आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बांदा, कन्नौज, जालौन, बदायूं और सभी स्वासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनः नियुक्त पर 2.20 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदेश में तेज हो गई है, जिसके चलते रोजगार बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर सुधार आएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग क्लस्टर बनाने की तैयारी चल रही है। टप्पल के पास इसे बनाने के लिए काम भी शुरू हो गया है। लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग एक ऐसी जगह जहां नेशनल और इंटरनेशनल जाने वाले सामान की छटाई, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही स्थान पर किया जाए। वेयर हाउसिंग को उस फंक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो माल को सुरक्षित रखने के लिए उचित स्थान प्रदान करता है। ये लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग क्लस्टर टप्पल के पास बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। खास बात तो ये है कि केंद्र और यूपी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग क्लस्टर की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। ब्रिटेन की डिटेल कंपनी ने इस डीपीआर को तैयार किया है। डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर में परियोजना से जुड़े सभी प्रकार के लेन देन और खर्च एवं निवेश आदि का ब्यौरा शामिल होता है। इसी प्लान के तहत यहाँ टप्पल बजाना अर्बन सेंटर के नाम से नया शहर कुल 11,104 हेक्टेयर जगह में बसाया जाएगा। इसमें से 1794.4 हेक्टेयर जमीन बिजनेस करने के लिए छोड़ी जाएगी। यहाँ लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। वहीं 1,608.3 हेक्टेयर जमीन आवासीय होगी। 15 घंटे में देश के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएगा सामान। वेयर हाउसिंग में 1500 से 2000 करोड़ रुपए का निवेश ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करेगी, बाकी का पैसा सरकार लगाएगी। ग्रेटर नोएडा शहर की कनेक्टिविटी देश के दूसरे शहरों से कहीं बेहतर होगा। यहाँ पर दुबई और सिंगापुर जैसे पोर्ट की तरह इनलैंड कंटेनर डिपो भी बनाया जाएगा, जिसके जरिए कोई भी सामान भारत के किसी भी हिस्से में सिर्फ 15 घंटे में पहुंच जाएगा। ऐसा होने के बाद ट्रांसपोर्ट पर लागत भी कम आएगी। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। अयोध्या को जाम से निजात दिलाने के लिए 3 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 299 करोड़ 72,03,000 है, जिसमें 63.3 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। ये तीनों क्रॉसिंग में मोदहा क्रॉसिंग, टेढ़ी बाजार क्रॉसिंग, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 2 लेन ओवरब्रिज होगा। इन सभी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण होने के बाद राहगीरों को काफी राहत होगी। श्रद्धालुओं को जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अयोध्या को विश्व के सुंदर शहरों में से एक बनाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए ये योजनाएं काफी सहायक साबित होंगी। बता दें, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। मंदिर के लिए बुनियाद भरी जा रही है और ऊपर मंदिर के बेस का निर्माण किया जा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका में जहां माता को हरण करके रखा गया था, उस मंदिर क्षेत्र की शिलाएं श्रीलंका के राजदूत, उपराजदूत और श्रीलंका के 2 मंत्री अयोध्या लेकर आए। मंदिर में इन शिलाओं को भी जगह दी जाएगी। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। कोरोना के बाद बिना किसी लक्षण या वार्निंग के हार्ट अटैक की समस्या आम हो गई है, मगर अचानक हार्ट अटैक के पीछे की वजह आखिर क्या है? इस पर बीएचयू के जूलॉजी विभाग के रिसर्चर ने स्टडी में बताया कि जिन लोगों में कोरोना की गंभीरता ज्यादा थी, उनमें अब मायोकार्डिटिस यानी कि दिल में इन्फ्लेमेशन या फिर संक्रमण की समस्या आम हो चुकी है। दूसरी वजह बताई गई कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से फेफड़ों को संक्रमित कर रहा था, उसी तरह से धीरे धीरे दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा था। इसका असर हमें कोरोना होने के 3-4 महीने बाद दिखाई दे रहा है। मसलन कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जब जिम या फिर शारीरिक काम करता है तो उसके दिल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं हृदय की क्षमता से अधिक जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती तो कुछ दिनों बाद व्यक्ति को सीने में दर्द होता है, बाद में यह कार्डियक अरेस्ट में बदल जाता है। और अब बढ़ते हैं अपनी 6वीं यानी कि आखिरी खबर की ओर। हम जितना संरक्षण प्रकृति का करते हैं, प्रकृति उससे कई गुना ज्यादा संरक्षण हमारा करती है। इस बात से इत्तेफाक तो हम सब रखते हैं, पर प्रकृति की अहमियत को हम सब समझें और इसको साफ बनाए रखने पर गंभीरता से विचार करें। इसको लेकर बीते दिनों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 की शुरुआत की गई। ये आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी की मदद से आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विरासत वृक्षों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक तथा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक बुक
वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया। उन्होंने कार्बन न्यूट्रल पर आधारित ऐप लॉन्च किया। साथ ही प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट की भी शुरुआत की। यूपी दिस वीक में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।